हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर दैट इज चैप्टर 9 ऑफ फिजिक्स क्लास 9th। ओके। तो आज जो चैप्टर हमारा है वो है गुरुत्वाकर्षण। हम सभी कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण के बारे में जरूर जानते होंगे। और हम अभी तक सिर्फ इतना जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि जब हम पृथ्वी पर खड़े हैं, राइट। और जब हम पृथ्वी पर खड़े हुए किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। और हम सभी ये जानते हैं कि ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम ये जानेंगे आखिर गुरुत्वाकर्षण आया कहाँ से, किसने इसकी खोज करी और ये किस तरह से, और ग्रहों के बारे में इस पे बारे में बात की जाती है। इसके साथ ही हम इससे जुड़े हुए और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा है पार्ट 1। और आज के पार्ट 1 में हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में और गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ एक नियम दैट इज गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के बारे में। इसकी खोज कहाँ से होती है? हम सभी ये जानते हैं कि ग्रेविटेशन की खोज न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन ने आखिर इसकी खोज कैसे करी? तो न्यूटन ने इसकी खोज करने के लिए जो मेथड अपनाया था दैट इज इंडक्टिव मेथड। व्हाट इज इंडक्टिव मेथड? तो अब हम सोच के देखते हैं किस तरह से न्यूटन ने इसको सोचा था। तो न्यूटन एक बार क्या था कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और वो पेड़ था, किसका पेड़ था वो? दैट वाज एप्पल्स पेड़। तो जब एप्पल का पेड़, न्यूटन यहाँ बैठे थे, और जब वो एप्पल का जो एक एप्पल था जब उनके सर के ऊपर वो गिरता है, तो न्यूटन के दिमाग में यह विचार क्लिक करता है, ये सेब पेड़ से गिरा है, वो सेब आगे नीचे क्यों गिरा, वो सेब ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? तो उन्होंने ये यहाँ पे अपना थिंकिंग अप्लाई करी कि ऐसा क्यों हुआ है कि ये जो सेब था वो धरती के नीचे गिरा, धरती के मतलब नीचे आया, वो ऊपर क्यों नहीं गया आसमान की तरफ। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि शायद जो जो अर्थ है वो सेब को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि जो धरती है वो सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होनी चाहिए, राइट। हम जानते हैं कि हमारे पास ये पृथ्वी होती है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? एक चंद्रमा। हम सभी जानते हैं चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो न्यूटन ने सोचा तो क्या ये जो पृथ्वी है उस जब वो सेब पर आकर्षण बल अप्लाई करते हैं सेब उसकी तरफ गिर भी जाता है। तो चंद्रमा जो है तो वो चंद्रमा पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर पृथ्वी की तरफ क्यों नहीं गिरता? हम सभी जानते हो पृथ्वी की तरफ नहीं गिरता है, बल्कि पृथ्वी के एक निश्चित जो पथ है वहां पे चक्कर लगाता जाता है। तो इसका सवाल का जवाब हमने कैसे ढूंढा? तो हम ये जानते हैं कि चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए हमने कभी नहीं देखा है, राइट। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल जो होता है वो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिलता है। यानी कि जब हमारे पास ये पृथ्वी है और जो ये चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, घूमने के कारण हमें पता है कि ये पृथ्वी जो होती है वो चंद्रमा पर भी आकर्षण बल लगाती है। लेकिन पृथ्वी के द्वारा जब चंद्रमा पर एक आकर्षण बल लगाया जा रहा है तो उसके फलस्वरूप हो क्या रहा है? वहां पर लग रहा है एक अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र जो बल है उसके कारण ये चंद्रमा पृथ्वी की तरफ नहीं गिरता है। अब आप सोचिए कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? अभिकेंद्र बल को समझने के लिए आप यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है हमको? एक्टिविटी में हम ये सीखेंगे, हमारे पास एक धागा होगा और धागे से हम एक छोटा सा जो है एक छोटा सा जो है आप स्टोन उससे बांध सकते हैं। ये स्टोन की जगह आप कोई भी चीज ले सकते हैं। सपोज करो आप कोई लकड़ी का गुटका ले सकते हैं, राइट। तो आपने धागे के एक साइड में उसको बांध दिया और धागा लंबा होना चाहिए और एक धागे के एक साइड को आपने पकड़ लिया है। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़का है जिसने धागे को एक साइड से अपने हाथों से पकड़ा है और दूसरी साइड में इस पे कुछ लगाया गया है दैट इज स्टोन, और वो उस तरह से उसको घुमा रहे हैं। तो आपको भी इस तरह से उसको ऐसे सर्कल में घुमाना है। ओके। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो आप गति देख रहे हैं आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ बीच में जो है वो अर्थ है। दिस इज अर्थ। जो हमारा हाथ है वो अर्थ जैसा आप एज्यूम कर सकते हैं। और जो घूम रहा है वो है मून यानी चांद। दिस इज मून। तो कुछ इस प्रकार की गति जो है वो होती है चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर। तो ये जो गति आप देख रहे हैं ये इसे ही हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल के कारण होने वाली गति।
ठीक है। आप देखेंगे कि जब तक हमने उस रस्सी को टाइट पकड़े हुआ है और वो घूमता जाएगा, राइट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे द्वारा उस उस जो स्टोन है उस पर एक बल लगाया जा रहा है, और जैसे ही हम उस रस्सी को छोड़ देंगे, हमारे द्वारा बल हटाया जाएगा, वैसे जो स्टोन है वो एक रेखा में गति करते हुए दूर जाके गिर जाएगा, राइट। तो ऐसे ही होता है। एक चंद्रमा जो है तो पृथ्वी के चारों ओर इसलिए घूम रहा है क्योंकि वहां पर एक आकर्षण बल है जो कि पृथ्वी लगाती है चांद पर। तो ये बात कंफर्म हो गई यहाँ पे कि जो हमारी पृथ्वी है उसके पास एक आकर्षण बल है जिसके द्वारा वो किसी वस्तु को आकर्षित करती है। इस एक्टिविटी को और अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब में भी इसका वीडियो दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूटन के दिमाग में आता है वो ये आता है कि ठीक है, गिरता हुआ सेब जो होता है वो इसलिए गिरता है क्योंकि पृथ्वी के द्वारा उस पर आकर्षण बल लगाया जाता है। तो क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? बताइए। सेब भी पृथ्वी ने सेब को आकर्षित करा, तो क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? तो अगर इसका आंसर यस है तो फिर पृथ्वी सेब की तरफ क्यों नहीं आकर्षित होती? आई मीन जो पृथ्वी है वो सेब की तरफ क्यों नहीं जाती है? लेकिन हमने ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो गति का तृतीय नियम क्या कहते हैं? गति का थर्ड लॉ ये कहता है कि वस्तु के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यानी कि थर्ड लॉ के अगर माने हम, जो कि अगेन न्यूटन ने दिया था, राइट। थर्ड नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। जब पृथ्वी सेब को आकर्षित कर रही है तो जो सेब होगा वो भी पृथ्वी को आकर्षित करेगा। तो फिर ये जो पृथ्वी है वो सेब की तरफ क्यों नहीं गिरती है? इसका जवाब देता है हमें न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड नियम कहता है, हम सभी जानते हैं, न्यूटन का सेकंड नियम कहता है एफ बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एफ बराबर होता है एम ए के। ए यहाँ पर वस्तु का त्वरण है, एफ यहाँ पे बल है, और एम यहाँ पे द्रव्यमान है। अगर हम यहाँ पे बल और त्वरण के बीच में रिलेशन देखें तो यहाँ पे क्या आता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। एफ अपॉन ए बराबर होता है एम के, राइट। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पे द्रव्यमान होगा वस्तु का वो त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होगा, राइट। तो कोई भी बल के लिए एक त्वरण जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो सेब होता है उसका द्रव्यमान पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसके कारण वो त्वरित नहीं होता है, जिसके कारण उसका आकर्षण बल कम हो जाता है एज कंपेयर टू पृथ्वी के। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब को या फिर चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है। हमने भी देखा कि पृथ्वी किस तरह से सेब को आकर्षित कर रही है, वो चंद्रमा को भी आकर्षित कर रही है। लेकिन हम ये भी जान चुके हैं कि न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार कि सिर्फ पृथ्वी और सेब को और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दिस इज ए इंडक्टिव मेथड जहाँ पे हमने स्पेसिफिक बात करी पहले पृथ्वी और सेब की, पृथ्वी और चंद्रमा की। लेकिन ये जो रूल है वो सिर्फ उन दोनों ऑब्जेक्ट पर नहीं अप्लाई करता है, ये इस विश्व के सभी पिंड पर अप्लाई होता है। विश्व में जितने भी पिंड है वो सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वस्तु के बीच में जो ये आकर्षण होता है इस आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का जो न्यूटन ने हमें दिया है वो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया किस तरह से जो सेब है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है, और फिर हमने जाना कि चंद्रमा जो होता है वो किस तरह से पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। वो पृथ्वी के द्वारा दिए गए आकर्षण बल के कारण जो अभिकेंद्रीय बल लगता है उसकी वजह से वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर हमने जाना कि न केवल पृथ्वी बल्कि सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, ठीक है। इसलिए विश्व के सभी पिंड जो भी होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यही आकर्षण जो बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए अब हम एक और नियम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गुरुत्वाकर्षण का सातवें नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस नियम में हम क्या जानेंगे? इस नियम में हम ये जानेंगे कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो पिंड है। ओके। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो पिंड है कुछ इस तरह से स्ट्रेट।
एक पिंड हमारे पास ए है और एक पिंड हमारे पास बी है। एक थोड़ा बड़ा पिंड है और एक थोड़ा छोटा पिंड है। इन दोनों पिंड के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर से जो इसके बीच की डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल डी। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का ये नियम जो होता है वो यह कहता है कि इनके बीच में जो बल लगेगा, वो जो बल होगा, जस्ट वेट, इन दोनों के बीच में जो बल होगा, ये F क्या है? F यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है जो इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगेगा। वह गुरुत्वाकर्षण इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की जो दूरी है, इनके सेंटर के जो बीच की दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हम आगे और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हम इसको समझते हैं स्लाइड में। पहले न्यूटन ने ये बताया कि देखिए, जो हमारे पास पिंड होंगे, उनके पिंड में जो लगने वाला बल होगा, दैट इज, हम जानते हैं, दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल। वो बल उन दोनों के द्रव्यमान का जब हम गुणनफल करेंगे, उसके वो अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ज्यादा वो जो द्रव्यमान होगा, उतना ज्यादा बल लगेगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि उनके बीच में जो दूरी होगी, उसका वर्ग करेंगे हम जब, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? ये बल। यानी अगर दूरी बढ़ रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, और अगर दूरी घट रही है तो ये बल बढ़ जाएगा। ठीक है। इसको अगर हम कंबाइन करें दोनों इक्वेशन को, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, इनको कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखने को आता है। ये साइन जो आप देख रहे हैं, इस साइन को हटाने पर हमें एक साइन मिलेगा, दैट इज कैपिटल जी साइन। और ये जो हमने समीकरण बनाए हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सॉरी, यहाँ पे जो हम जी देख रहे हैं, वो जी क्या है? जी यहाँ पे एक अनुपात, एक स्थिरांक है। जो हमने यहाँ पे अनुपात का साइन लगाया था इस तरह से, उसकी जगह हम ये यूज कर रहे हैं। तो इसे एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ये। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जी इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमें जी फाइंड आउट करना हो तो। और जी फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है, जिसका कांस्टेंट वैल्यू जो आपको याद रखनी होगी, जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू जो होती है वो जी, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएगी। जी का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। सो इसके बाद हमने ये देखा कि हम इस नियम को, जो भी हमने पढ़ा, उस नियम को हम कहते हैं वो सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये होता है कि जो ये नियम है, ये नियम हर एक वस्तु पर अप्लाई होगा। चाहे वस्तु छोटी हो, चाहे वस्तु बड़ी हो, चाहे वो खगोलीय वस्तु हो, चाहे वो पार्थिव वस्तु हो, ये हर किसी वस्तु पर अप्लाई होता है ये नियम। तो इसलिए इसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। हमने देखा गुरुत्वाकर्षण के नियम में भी कि एफ जो होता है वो डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर हम डी को 6 गुना कर दे, अगर हम डी को क्या कर दे, 6 गुना कर दे, तो एफ का जो मान हो जाएगा वो 36वां भाग रह जाएगा। तो ये मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम का। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। तो हमने देखा गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल होता है जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की वजह से सभी वस्तुएं उसकी ओर गिरती हैं। इसको हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में बात करी, और वो होता है F बराबर जी m.m/d²। इसको समझने के लिए आवश्यक शर्तें थी कि आपको अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। अभिकेंद्र बल वैसे हमने एक्टिविटी से भी हम उसको समझ सकते हैं। और दूसरा, आपको गति का द्वितीय नियम और गति का तीसरा नियम पता होना चाहिए, जो हमने पिछले ही चैप्टर में डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट हम जानेंगे उदाहरण 9.1 को, और सार्वत्रिक नियम का महत्व और मुक्त पतन किसे कहते हैं इसको। तब तक के लिए थैंक यू।